नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये संविधान का चौथा वीडियो है। इससे पहले आप 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत ये आपको बताया जा चुका है कि संविधान के इतिहास के बारे में बताया जा चुका है और संविधान सभा के बारे में बताया जा चुका है। आज संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में आप देखेंगे और संविधान की विशेषताओं के बारे में आप देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं संविधान सभा की समितियां और उनकी विशेषताओं के बारे में। संविधान सभा के निर्माण में कौन कौन सी समितियां बनी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं, यहां से एक प्रश्न उठता है, जहां से हम लोग क्या देखेंगे, इन समितियों के अध्यक्षों के बारे में देखेंगे। पहली है समिति संघ समिति, एक है संघ शक्ति समिति, एक संघीय संविधान समिति और एक होती है संघ राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ आप जानते हैं, संघ के प्रधान कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और संघ से संबंधित जो भी समितियां बनाई गई थी उसके प्रमुख भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति हो गई, राज्यों के लिए समिति हो गई, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 समितियां यहां से याद रखेंगे, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। अगला देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला देखते हैं संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप जानते हैं ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ध्वज समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी लोग जानते हैं प्रारूप, इसी को हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, मसौदा समिति। और आप जानते हैं इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या आपको बताई जा चुकी है संविधान सभा में कितनी थी? 7 थी। और 7 में से 1 अध्यक्ष हुआ करता था और 6 सदस्य और हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है ये 7 सदस्यों से मिलकर क्या बनी थी? प्रारूप समिति बनी थी। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहां से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समितियां थी वो उसके अध्यक्ष जो थे जे.वी. मालवणकर थे। सदन समिति के जो अध्यक्ष थे बी. पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला देखते हैं कार्य संचालन समिति के जो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। और आयुक्तों के और प्रांतों के लिए जो समिति बैठाई गई थी उसके पट्टाभी सीतारमैया थे। ध्वज, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रीडेंस समिति, आप इसको याद रखेंगे, क्रीडेंस समिति के कौन से? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आप जानते हैं अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के जो सदस्य बनाए गए थे उसमें से भी एक सदस्य थे और ये क्रेडेंशियल समिति के भी क्या थे? अध्यक्ष थे। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इससे पहले देख चुके हैं संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ध्वज समिति के भी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ के भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और इनके द्वारा यह जो समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसकी 2 उप समितियां थी। इसकी जो 2 उप समितियां थी, इनकी 2 उप समितियों में जो एक उप समिति थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थे उसके जो सदस्य अध्यक्ष थे वो जे.वी. कृपलानी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अल्पसंख्यक के थे एच.सी. मुखर्जी थे। तो आप 2 नाम यहां से भी याद रखेंगे, जे.वी. कृपलानी को और एच.सी. मुखर्जी को। तो आप यहां से देख सकते हैं ये समितियां कुछ थी जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिनको आप जरूर याद रखेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं पर 2 उप समितियां बनाई गई थी जिनका नाम है मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो ये जो है जे.वी. कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी।
ठीक है। एक आप याद रखेंगे क्रीडेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी। एक आप याद रखेंगे राष्ट्रध्वज समिति के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक आप याद रखेंगे प्रारूप समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदन समिति भी आप याद रखेंगे, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया थे। और एक आप याद रखेंगे संघ समिति, यहां पर संघ शक्ति लिख दिया जाए या संघ समिति भी लिख दिया जाए, संघ समिति, ठीक है। और संघीय संविधान समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रांतीय संविधान समिति। तो ये कुछ बहुत ज्यादा है। संचालन समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कुछ समितियां आपको याद रखनी। आप जानते हैं समितियां संविधान सभा, आप ये देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में यहां पर बताया गया है, जबकि समितियों के बारे में संविधान में एक जगह और वर्णन है। आप जानते हैं अनुच्छेद 118 में भी कुछ समितियों के बारे में बताया गया है। ये समितियां संसद की समितियां हैं। संसद में कार्यवाहक जो कार्य करने वाली समितियां होती हैं, कार्यकारी समिति। तो ये जो है अनुच्छेद 118 में जो हम समितियां पढ़ते हैं और जो हम लोग संविधान सभा में पढ़ते हैं, ये दोनों समितियां अलग अलग हैं। यहाँ पर संविधान निर्माण के प्रारूप में जो समितियां कार्य कर रही थी उनके अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ संसद में जो कार्य करने वाली समितियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसमें आप दो प्रकार की समितियां पढ़ते हैं, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। स्थायी समितियों में वित्त समितियां पढ़ते हैं, जिसमें प्राक्कलन, लोक लेखा, लोक उपक्रम समितियां कुछ इस प्रकार से आती हैं। हालांकि जब आप अनुच्छेद 118 पढ़ रहे होंगे तब आपको उसमें यह चीजें बताई जाती होंगी। आगे देखते हैं संविधान निर्माण में या संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आते हैं हम लोग संविधान की विशेषताएं। आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, अन्य संविधानों के स्रोतों से ये मिलकर बना है तो इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। देखते हैं संविधान सभा की विशेषताएं। सबसे पहली एक यही विशेषता है कि भारतीय जो संविधान है यह सबसे लंबा लिखित संविधान। आप जानते हैं भारत में जितने देशों के संविधान बने हैं उसमें से भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों से सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान का ही आप जानते हैं प्रारूप में जो दर्जा दिया गया है या जिसके देशों के संविधान माने गए हैं, जिनके पास लिखित दस्तावेज है उसी देश के संविधान को माना जाता है, और जिनके पास लिखित दस्तावेज नहीं है उनके देशों के संविधान के प्रारूप या संविधान का मान्य नहीं होता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। हालांकि मौखिक संविधान अन्य देशों के बड़े हैं, लेकिन लिखित संविधान की बात आती है तो भारत का ही सबसे बड़ा है। वर्तमान में एक प्रस्तावना है भारतीय संविधान में और लगभग 479 अनुच्छेद। यदि आपसे जो संख्या मान ले तो संख्या जो आपकी है ये 395 ही है, और यदि भागों की संख्या यदि कुल मान लिया जाएगा तो कुल में आप बता देंगे कि यहाँ 25 भाग है, लेकिन ये जो संख्या है ये 22 ही है। ठीक है, मूल संख्याएं तो 395 है, मूल भाग तुम्हारे 22 ही है। बस क्या है, इसके खंडों को जोड़कर, जैसे आप जानते हैं 4 का भाग जोड़ा गया, जिसमें 51 का क्या जोड़ा गया, आपका अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ये कुछ अनुच्छेदों से मिलकर ही कितने बन गए? 489 अनुच्छेद बन गए। कहने का मतलब है यदि आपसे कुल पूछ रहा है कितने अनुच्छेद हैं, 489 ऑप्शन में आ रहा है, 395 ऑप्शन में नहीं है, तब हम लोग 489 टिक करेंगे, वरना हम 395 ही टिक करेंगे, क्योंकि संविधानों की संख्या जो है 395 ही है। इनके भाग बढ़ गए हैं, 489 क्या हो गए? भाग हो गए। इसी प्रकार भागों की संख्या कितनी है? 22 ही है, लेकिन कुल विवरण आपसे पूछ लिया जाएगा तो 25 भाग हो गए हैं। एक 4 का जोड़ा गया, एक 9 का जोड़ा गया, एक 9 खा जोड़ा गया, तो ये 3 भाग और जुड़कर कितने हो गए हैं? 22 से 25 हो गए हैं। अनुसूचियों की संख्या संविधान में कितनी है? 12। मूल संविधान में आज थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है? अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। कहने का मतलब है जो भारत का संविधान है इतना बड़ा बना है वो किस प्रकार से बना है? क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों से मिलकर भारत का संविधान बना है, इसीलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा माना जाता है लिखित संविधानों में। आप जानते हैं अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है, लेकिन इसमें 7 ही अनुच्छेद पाए जाते हैं।
इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका का संविधान लिखित होते हुए भी इतना बड़ा और इतना विस्तृत नहीं है। और आप जानते हैं कुछ देशों में चीन है, चीन के बाद आप देखते हैं कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में हालांकि आप जानते हैं कि वहां पर जो प्रावधान है वो संविधान का है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं कि जिनके में क्या है, लिखित संविधान नहीं है, इन्हें असंवैधानिक राज्य कहा जाता है, जैसे चीन हुआ, कनाडा हुआ, और आपके कुछ राज्य हैं, इजराइल हुआ, सऊदी अरब हुआ, यहाँ पर क्या है, लिखित संविधान प्रावधान नहीं है, इसीलिए इन्हें संविधान का दर्जा या संविधान वाले देश नहीं कहा जाता है। आप देखते हैं दूसरा इसमें क्या है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। जो भारतीय संविधान बना है, आप जानते हैं भारतीय संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था, उसके तहत एक परामर्श समिति गठित की गई थी। उस परामर्श समिति के द्वारा 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और एक सूची तैयार की गई। उस सूची के माध्यम से BN राव के द्वारा एक प्रारूप तैयार किया गया, और प्रारूप तैयार करने के बाद उस प्रारूप की तैयारी की जांच करने के लिए आप जानते हैं प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बने थे। तो ये जो आप 60 देशों के संविधान को पढ़कर एक सूची बनाते हैं, तो इससे पता चलता है कि भारत का जो संविधान है इसमें कुछ बाहरी स्रोतों का भी क्या है, मिक्सचर है। तो यहीं पर आप देखते हैं कि संविधान निर्माण में विदेशी संविधान के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है जो संविधान भारतीय संविधान बना, इसमें बहुत सारे देशों का, मतलब लगभग 60 देशों के, आप जानते हैं लगभग 60 ही देशों के पास लिखित संविधान है ही, और उन 60 देशों में से लगभग 10 देशों के संविधानों से हम लोगों ने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। हालांकि पढ़ा हमने 60 देशों के संविधान को है। अगला देखते हैं नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। ये हम नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण भारतीय संविधान में नम्य और अनम्य कहने का मतलब है लचीला और कठोर, इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। आप जानते हैं भारतीय संविधान कठोर तथा लचीला दोनों का मिश्रण है, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना कठिन और कुछ में सरल है। कहने का मतलब है यदि आप किसी सही जगह पर आप संशोधन करना चाहते हैं या सही क्षेत्र में आप संशोधन करना चाहते हैं, तब तो आपका जनता का समर्थन मिलेगा या आपको सदन में समर्थन मिलेगा, बहुमत मिलेगा, और आप कोई भी बिल या संशोधन पारित करा पाएंगे। लेकिन यदि आप किसी गलत क्षेत्र में आप इसको संशोधन करना चाहते हैं, तब आपको बहुमत नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपको सदन में कोई बिल पास कराना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सदन में बिल पास कराना या संशोधन करना कठिन भी है और सरल भी है, क्योंकि आप जो ये सही कार्य कर रहे होंगे तो आपको ये कार्य करने में सरलता है कि यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप इसको में कठिन। तो आप इसको समझ सकते हैं कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण का भी क्या है, भारतीय संविधान में अच्छा सा प्रावधान दिया गया है। अगला देखते हैं एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यह एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। कहने का मतलब है जैसे अमेरिका में एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है, वहां पर अमेरिका के सदस्य अपने प्रांत की भी नागरिकता पाए हुए हैं। जैसे आप देखते हैं भारत में एकल नागरिकता है। यदि किसी भारतीय व्यक्ति से आप पूछे आप कहाँ के निवासी हैं, तो वो कहता है मैं भारत का निवासी हूँ, अपने प्रांत का या अपने जिले का या अपने गांव का नाम नहीं बताता है। उसी प्रकार से आप जानते हैं ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारतीय संविधान की क्या है, एक विशेषता का कार्य करता है। और यह प्रावधान कहां से लिया गया है, यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अगला देखते हैं मौलिक अधिकार। अगला जो हमारा भारतीय संविधान से संबंधित विशेषता है वो मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की एक मुख्य विशेषता होती है। आप जानते हैं जो भी लोकतांत्रिक शासन होते हैं या राज्य होते हैं, उनमें जो मूल अधिकार ये बहुत बड़ा अपना विशेष प्रावधान निभाते हैं। आप जानते हैं मूल अधिकार सबसे पहले जो लाए गए थे वो फ्रांस और अमेरिका के संविधान में लाए गए थे, और वहीं से हम लोगों ने अवलोकन करके भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों को डाला, या भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के इनका प्रावधान बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में कहाँ बताया गया है, भाग 3 में बताया गया है, और 12 से 35 का प्रावधान है। अगला देखते हैं विधि का शासन। विधि का मतलब कानून का शासन। भारत में कानून का शासन है।
ये भी एक व्यवस्था बताती है कि भारतीय संविधान की क्या है, या फिर प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके अनुसार विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या है, समान है, मतलब कानूनी रूप से सभी लोगों को समानता का व्यवहार होगा। इसीलिए आपने देखा होगा संविधान की प्रस्तावना में न्याय के बारे में बताया गया है। और आप जानते हैं जो न्याय के बारे में बताया गया है वो कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार के न्याय का बात कही गई है। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है, आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है, आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है, और आर्थिक न्याय के बाद आपसे राजनीतिक न्याय भी बताया गया है। तो आपसे पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई, तो 3 प्रकार के। और विधि के शासन मतलब विधि के समान क्या है, सभी समान क्या है, विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है, मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि किसी पर और कोई कानून लग रहा है दूसरे पर उसी चीज के लिए तो कोई दूसरा कानून। तो विधि का शासन भी क्या है, एक भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। आप जानते हैं भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। यह राज्य के कर्तव्य होते हैं, राज्य शासन अपना किस प्रकार से करेगी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य का ही कर्तव्य है, और इसकी स्थापना करने के लिए जो जो राज्य सरकारें कार्य करती हैं अपने राज्य के अंतर्गत, वो किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं। या मात्र इनका कार्य ही ना होता है, लगभग इनका क्या होता है, कर्तव्य कहा जाता है, या कार्य ही नहीं इनका कर्तव्य बनता है कि राज्य सरकारें राज्य की कल्याणकारी बनाने के लिए उनके प्रति कार्य करें। अगला देखते हैं मौलिक कर्तव्य। आप जानते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताया गया। ये पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम में क्या है 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो मौलिक कर्तव्य भी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता का भाग है। अगला देखते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है सभी को मत देने का अधिकार। आप जानते हैं संविधान लागू होने के समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी, आप जानते हैं, और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा आयु 18 वर्ष कर दी गई। आप जानते हैं यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो आप बताते हैं 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया जाता है, आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। अगला देखते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत के संविधान की एक बहुत प्रमुख विशेषता ये भी कही जा सकती है कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जो केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के माध्यम से यह स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने का प्रयास करता है। आप जानते हैं किसी भी न्यायपालिका, आप जानते हैं एकल नागरिकता का एकल न्यायपालिका भी है अपने यहाँ भारत में, एक ही जगह से न्याय होता है, वो भी कहाँ से होता है, कोर्ट से होता है। तो कहा जाता है भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। वो न्याय हमको किस प्रकार से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलता है, हाई कोर्ट के माध्यम, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के माध्यम से मिलता है। तो इसके माध्यम से भारतीय संविधान में ये भी विशेषताएं बताई गई हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। अगला देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। जो भारत में शासन चलेगा वो किसके तहत चलेगा, संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से चलेगा। यह इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। यह आपसे पूछ लिया जाए संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, यह नियम लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली का। और इसको इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है कौन, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान। अगला देखते हैं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था आप जानते हैं, द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। जब
संविधान का विकास चल रहा था, उसी में आपने पढ़ा था कि शासन प्रणाली किस प्रकार से थी। लेकिन त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली क्या होती है? या भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया पंचायतों के स्तर पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि भारत में जो शासन की व्यवस्था चलती है, केंद्र स्तर पर केंद्र करता है और राज्य स्तर पर अपना राज्य करता है, और क्षेत्र एक निजी क्षेत्र के अंदर पंचायतें या स्थानीय स्वशासन के द्वारा क्या की जाती है? स्थानीय स्वशासन के द्वारा शासन प्रणाली व्यवस्थित की जाती है। तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली भी हमारी संविधान की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 संविधान प्रस्तावना में जोड़े गए, एक पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी और एक आपका अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो पंथ निरपेक्ष, इसको हम धर्म निरपेक्ष के समान भी समझ सकते हैं, धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। इसके अनुसार राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाएगा। कहने का मतलब है राज्य किसी एक धर्म को सर्वाधिक मान्यता नहीं दे सकता, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा और समान रूप से क्या करेगा? इसकी देखभाल करेगा। तो ये इसी पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि यह किसी एक पंथ को ना मानकर सभी पंथों को बराबर रूप से देखेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य भारत के समाजवाद, लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद का क्या करेगा? निर्माण करेगा। मतलब जो हम समाजवादी राज्य की जो आप अवधारणा देख रहे हैं, ये भी भारतीय संविधान की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। गणतंत्र राज्य, गणतंत्र राज्य का मतलब होता है भारतीय गणतंत्र राज्य लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाज है। ये तो भैया वही लिख गया ऊपर वाला, तो ये ना होगा। भारतीय गणराज्य एक अध्यक्ष राष्ट्रपति के वंशानुगत नहीं होगा। कहने का मतलब है गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत गणराज्य का अध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति जो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे आप ब्रिटेन में देखते हैं, वहां पर पद क्या होता है? वंशानुगत चला आता है, राजा के नीचे राजा उन्हीं के परिवार का कोई बनता है। इस प्रकार से भारत का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, ये किसी वंश से नहीं आता है, वंशानुगत यहाँ पर शासन नहीं चलता है। इसका अर्थ यही होता है कि भारत क्या है? एक गणतंत्र राज्य है। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए। लोकतंत्र राज्य क्या होता है? लोकतंत्रात्मक राज्य वह होता है जो जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि मूलक एक व्यक्ति चुना जाता है। मतलब एक जनता के द्वारा जो प्रधानमंत्री चुना जाता है, जो प्रधान का भारत का एक शासक संभालता है, उसे हमको लोकतंत्र कहते हैं। अर्थ होता है लोगों का तंत्र, मतलब लोगों के अंतर तंत्र है जो जनता के द्वारा क्या होता है? एक प्रतिनिधि मूलक, लिख लीजिएगा, जनता का प्रतिनिधि जो मूलक चुना जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करते हैं। अगला देखते हैं, संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता का मतलब है कि आंतरिक एवं वैदेशिक नीतियों का स्वयं निर्धारण। भारत जो है किसी दूसरे राज्य या दूसरे देशों के प्रति क्या है? अधीन नहीं है, अपना निर्णय लेने में वह स्वयं सक्षम है और भारत एक संप्रभु राज्य है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया राज्य, हम कहना चाहें कि ऑस्ट्रेलिया राज्य एक संप्रभु राज्य है, कहेंगे नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर क्या है? ब्रिटेन का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। वह अपने स्वयं के निर्णय खुद नहीं लेता है, उसको निर्णय लेने के लिए ब्रिटेन सरकार से या ब्रिटेन से परामर्श लेना पड़ता है। लेकिन भारत को निर्णय लेने के लिए किसी विदेशी या किसी भी राज्य विदेशी से हमको संपर्क नहीं करना पड़ता है। संसद अपनी विवेक से अपने कानूनों का निर्माण करती है और संचालन करती है। इसीलिए यह भी एक प्रमुख विशेषता है संप्रभुता संपन्न राज्यों की। आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर कुछ भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई गई हैं, इनको याद रखेंगे। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। एक बार फिर से इनको देखते हैं कि कौन कौन सी बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोबारा देख लीजिएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? ये भी भारत की विशेषता है। अगला देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, ये भी आपकी संविधान की विशेषता है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, ये भी है। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, विधि का शासन, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, गणतंत्र राज्य, लोकतंत्रात्मक राज्य, संप्रभुता संपन्न राज्य। तो आपको
ये संविधान की विशेषताएं समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो की प्रतिक्रिया के बारे में कमेंट के रूप में बता सकते हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो की या इससे पिछले वाले वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन क्लासों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के रूप में अवश्य दें। नमस्कार।